होते हैं जिस्म के, बॉडी पार्ट्स, हाथ किसी के लंबे हैं, किसी की टांगे कद काट टूटे होते, मिसाल के तौर पर चाइना के लोगों के हाथ छोटे होते हैं, पांव छोटे होते हैं, कद काट छोटे होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है। इसी तरीके से वहां पर भी मुख्तलिफ रेसिस के, मुख्तलिफ रंग नस्ल के, मुख्तलिफ जुबानों के, भाषाओं के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। ये स्वामी साहब कह रहे हैं। किसमें? चंद्र में, सूर्या में। हाँ, चंद्रयान 3 चेक कर लें जी। हाँ, उधर जाके चेक कर लें। वो नागिन डांस करने गए थे ना जी उधर। हाँ, इन्हें करोड़ अरबों रुपए लगाकर। कहते हैं इसी प्रकार लोक लाकंत्रों में, यानी लोक लोकंत्रों में, यानी दूसरी दुनियाओं में भी भेद होते हैं, यानी चांद के ऊपर, सूरज के ऊपर, परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। वो कहते हैं जैसे यहां लोग हैं ना मुख्तलिफ मुख्तलिफ, वैसे उधर उधर इलाकों में वैसे ही हैं। मिसाल के तौर पे यूरोप में अगर गोरे लोग हैं नॉर्दर्न एरियाज में, या नॉर्दर्न एरियाज का मौसम ठंडा होता है तो वहां गोरे लोग होते हैं, उनकी स्किन फेयर होती है, स्किन टोन फेयर होती है। इसी तरीके से वहां के लोग भी गोरे गोरे होंगे। लो जी, कहते हैं जिस जिस शरीर के प्रदेश में नक्षत्र आदि अंग हों, वो कहते हैं जिस जिस जगह पर, यानी बॉडी के जिस जिस जगह पर आंख, नाक, कान, होंठ, ये चीजें हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकतंत्र में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं। अब ये पूरा आगे उन्होंने दिया हुआ है, पर इसको मैं अब आपके सामने मैंने पढ़ दिया। आसान लफ्जों में समझें कि वो कहते हैं वहां के जो मनुष्य हैं उनकी आंखें भी ऐसी हैं, नाक भी ऐसा है, आंख भी ऐसे हैं, कद काट भी ऐसे हैं। वहां की जो गाय है वो भी इसी तरह की गाय होगी, घोड़ा भी वैसे होगा, पत्ते भी ऐसे होंगे। ये बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि चंद्रयान पर जो लोग गए हैं उन्होंने चांद के ऊपर कोई लोग देखे हैं कि नहीं देखे जी? सवाल तो ये है चंद्रयान के हवाले से। तो ये आज का एक रेफरेंस था जो मैं करंट इशू के ऊपर रखना चाह रहा था, ताकि हमारे लोग भी इसको देख सके। लो जी, चांद की मखलूक तो आर्य समाज ने आपको दिखा दी। अब क्यों ना मैं इस पृथ्वी के ऊपर एक अजीबो गरीब मखलूक आपको दिखाऊं, आर्य समाजियों की। ठीक है ना जी? आर्य समाज एक अजीबो गरीब मखलूक की बात करते हैं, तो जरा देखते हैं। तो हमारा आज का दूसरा पॉइंट शुरू होने लगा है आर्य समाज की अंतिम नमाज की 8वीं एपिसोड के अंदर। और ये हवाला निहायत अजीबो गरीब है, मुझे खुद नहीं समझ आई ये कौन सी मखलूक है, मुझे नहीं समझ आई। तो कोई मुझे बता दे, या कोई इसको एनिमेशन में बना के दिखाएगा तो मैं देखना चाहता हूं ये कैसी मखलूक बनेगी। जरा देखना। तो अथर्व वेद खांड 11 सूक्त 9 और मंत्रा है 17। तो इसका भाष्य लिखा है पंडित क्षोम करणदास त्रिवेदी ने, त्रिवेदी साहब, क्षोम करणदास त्रिवेदी पंडित साहब पदार्थ में क्या लिखते हैं इस मंत्र का पदार्थ, जरा देखिए। वो कहते हैं 4 दाढ़ों वाला, यानी 4 दाढ़ों वालों, बड़े हाथियों, 4 दाढ़ें बड़ी बड़ी जिस तरह हाथी, और काले दांतों वाले, काले दांत। अब मुझे बताऊं मैं आपको एक चीज, मैंने जब काले दांत वाली कोई भी मखलूक सर्च की है मुझे कोई नजर नहीं आई सिवाय सी लॉयन के। सी लॉयन अगर कोई जू में गया है तो उसने देखा होगा, या अगर कोई आप जानवरों का जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, डिस्कवरी चैनल, उसके ऊपर देखे तो सी लॉयन जो होता है उसके काले दांत होते हैं, और वो भी बाय नेचर नहीं उसके होते हैं कि पैदाइश से, बल्कि एक केमिकल चेंजेस होती हैं उसकी बॉडी के अंदर जिस वजह से उसके दांत काले होते जाते हैं। जैसे कई लोगों को कीड़ा लग जाता है उसके दांत काले होते हैं, तो इनका काले दांतों वाले। और आगे पता क्या लिखा है? आगे वो कहते हैं कुंभ समान, कुंभ सम्मान। कुंभ किसे कहते हैं संस्कृत के अंदर? वो कहते हैं घड़ा सम्मान बड़े। जैसे घड़ा नहीं होता जिसमें पानी डाला जाता है, मट्टी का घड़ा होता है, मटका, जो पुराने गांव वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। तो घड़े सम्मान बड़े अंड कोशों वाले। अब मुझे इसकी ट्रांसलेशन इस तरह करने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह हमारे लोग करते हैं।
मैं सनातनियों से पूछता हूं, इसका तर्जमा मुझे बता दो, और इस मखलूक का मुझे बता दो। अंड कोशों का मतलब होता है बॉल्स। अंडकोश बॉल्स, गोल गोल अंडे। तो मुझे बताएं, मटके की तरह बड़े बड़े अंडे और काले दांत, ये कौन सी मखलूक है और किस गोले की है? ये बड़ा जानना जरूरी है। और आगे वो कहते हैं रुधिर मुखों। रुधिर मुखों का क्या मतलब है? जैसे शेर का, चीते का मुंह होता है जीवों का, और जो स्वभाव में, यानी नेचर में, बिहेवियर में स्वभाव से भयानक और जो ऊपरी आकार से भयानक हों, उनको कंपा दे। अब मेरा यहां पर सवाल है, एक तो ये चीज आपने समझनी है कि ये जिस मखलूक की बात हो रही है, इसका एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए ये कौन सी मखलूक है जिसके बॉल्स जो हैं, गोटियां जो हैं, जिसके अंडे जो हैं, हाँ जी, वो मटके जितने बड़े हैं और दांत काले हैं, मुंह शेर जैसा है। ये हमें दिखाना है, नंबर एक। दूसरा मेरा सवाल जो है वो भावार्थ से निकलता है, बल्कि पदार्थ के आखिरी लाइन के अंदर से भी सवाल निकलता है। ये बोला जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से कि ऐसी ऐसी भयानक जो जीव हैं, राजा को चाहिए कि उसका नाश कर दे। मगर मेरा सवाल है कि ऊपरी आकार से भयानक अगर कोई होगा, यार उसका क्या कसूर है? कर्म तो भयानक नहीं है ना। ऊपरी आकार से अगर कोई भयानक है, उसका नाश क्यों करना चाहिए? मिसाल के तौर पर कितने बच्चे हैं कि जिनको सिंड्रोम्स होते हैं मुख्तलिफ, उनके बॉडी पार्ट्स उस तरीके से नहीं डेवलप होते, वो दिखने में बड़े भयानक से लगते हैं, खुदा ना खास्ता। उनको, उन बच्चों को मार देना चाहिए जो ऊपरी ओर से भयानक हो। और नीचे आप देख लें भावार्थ, वो कहते हैं राजा भयानक हिंसक जीवों और उनके समान दुष्ट मनुष्यों को राज्य से हटाकर प्रजा पालन करें। ठीक हो गया, अच्छी बात है, दुष्टों को और भयानक लोगों को हटाना चाहिए जो हिंसक हों। मगर ऊपरी ओर से, ऊपरी आकार से अगर कोई भयानक है तो कमाल है यार, दिखने में अगर वो थोड़ा सा स्केरी लग रहा है तो उस बंदे को मार देना चाहिए, उस बच्चे को। ये एक मेरा इनसे सवाल है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि ये मखलूक सामने लाएं। चांद पे मखलूक तो है या नहीं है वो तो आपसे पूछेंगे, इस तरह की मखलूक भी सामने लेके आए। अब मैं एक बड़ी मजे का हवाला आपके सामने रखने लगा हूं, बहुत मजे का, बहुत मजे का हवाला। मेरे लिए तो बहुत मजे का हवाला है जी। उसकी वजह क्या है? आप कह रहे होंगे जी इसके लिए क्यों मजे का है? आपने अक्सर लोगों को, सनातनियों को और खासतौर पर आर्य समाजियों को देखा होगा कि वो ये कह रहे होते हैं कि आमिर हक जो है ये हग देता है। सुना होगा ना? कमेंट, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, स्ट्रीम्स भी कर रहे होते हैं, आवाजें हग, आवाजें हग ये लिख रहे होते हैं। ऐसे ही है ना जी। आज मैं उसका वेद से जवाब देने लगा हूं कि मैं ये जो हगता हूं ये वेद के अनुसार क्यों हगता हूं। तो आज के बाद जिसको, सनातनी आर्य समाजियों को मेरे हगने पर कोई आपत्ति होगी तो याद रखना वेद आप पर बड़ी कपत्ती होगी, ये याद रखना। तो आज मैं ये जो मेरा नामकरण करते हैं शौक से करे, मगर वेद सुन ले कि हगना क्यों जरूरी है और किस समय पर हगना जरूरी है। तैयार है जी? पब्लिक पहले मुझे बताए, क्योंकि हवाला बड़ा मजेगा जी, हवाला बड़ा मजेगा। तो पब्लिक तैयार है तो बता दें जी। हाँ जी, ये हवाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जनवन सनातनी और वेद का पालन करने वाले हुए तो आज के बाद आवाजें हग कहते हुए 50 बार सोचेंगे, और अगर कहेंगे तो जान लें कि ये वेद के अनुसार मैं कर रहा हूं। तो बाहर सूरत ये वेद के विरुद्ध होंगे और मैं वेद से अविरुद्ध होऊंगा। ठीक है जी, तैयार है? चले जी, रेफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। लो जी, अथर्वा वेद और उसका खांड है एक,
सुक्त है तीसरा और मंत्र है छठा। ठीक है जी। और भाष्य इनका पंडित सोम करनदास त्रिवेदी साहब ने किया है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं भावार्थ आपके सामने। वो कहते हैं जैसे, भावार्थ देखिएगा, वो कहते हैं जैसे शरीर में रुका हुआ सारहीन मल विशेष, क्या मतलब है इसका? वो कहते हैं जैसे शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर रुका हुआ सारहीन मल विशेष, यानी ऐसी घटिया चीज अंदर को मालगदाम, बुरी चीज, गंदी, उसका मतलब क्या लिखा है? मूत्र। मूत्र अर्थात प्रस्त्राव, प्रस्त्राव क्लेश देता है। वो कहते हैं जिस तरह मूत्र और टट्टी आपके पेट के अंदर रुक जाए तो वो रोग देती है, क्लेश देती है, दुख देती है, और उसके निकाल देने से चैन मिलता है, वैसे ही मनुष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक शत्रुओं को निकाल देने से सुख पाते हैं। इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि वेद ईश्वरी ज्ञान आपको ये बता रहे हैं कि टट्टी करने से आपको सुकून मिलता है, हगने से आपको ऐसे ही सुकून मिलता है जैसे शत्रुओं को हग कर समाज से निकाल बाहर किया जाता है तो आपके समाज को सुकून और सुख मिलता है। आवाजें हग अगर हगता है तो उसको तो चैन मिलता है, साथ समाज को भी चैन मिलता है, क्योंकि आवाजें हग के हगने से आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक शत्रुओं को निकाल देने से सुख पाता है समाज। इसे कहते हैं आवाजें हग। ठीक है, आवाजें हग। उन कहो, अब जीजा जी को आवाजें हग कहो। ऊपर पदार्थ के अंदर दूसरी लाइन से देखिएगा, वो कहते हैं मूत्र छूटता है वैसे ही तेरा मूत्र रूप वैरी मूत्र छूटता है वैसे ही तेरा मूत्र रूप, यानी टट्टी की तरह, गोबर की तरह वैरी, तेरा जो शत्रु दुश्मन होता है, बाहर निकाल दिया जावे, यही बस है। टट्टी बाहर कर दो, मूत्र बाहर निकाल दो, हग दो, यही बस है। इसी से समाज में सुख, उन्नति, शांति जनाब प्राप्त होती है। हाँ जी, आवाजे हग। हाँ जी, हुण कहना प्यो नू तुहाडी बेटा मैं मूंहां दे उत्ते ऐसा हगांगा कि सामाजिक, शारीरिक और आत्मिक सुख प्राप्त हो जाएगा आपको भी और हमें भी। तुहाडी ऐसी की तैसी खोती दो पुत्रो, तुहानू पता है तुसने किस बंदे नाल वाह पा लिया? आपको पता है आप किस बंदे के से बात कर रहे हैं? आर्या समाजियो, मैं तुहाडे गोबर कट के रख देंगा बेटा, तुहानू भी शांति करा देंगा। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये है, ये विज्ञान की बात करती थी वेद, ये टट्टी और गोबर निकलने से इतनी बड़ी उपमा दे दी। अब गौर, यार गौर से मेरी एक बात सुनना। आपको मैंने एक ऑडियो सुनाई थी जिसमें हीटेड पिछवाड़ा ये कह रहा था कि मेरा दिमाग भी, मेरी बुद्धि भी संडास के अंदर बड़ी स्वस्थ चलती है, तुरंत चलती है। आपने सुना था ना? मुझे तो लगता है कि वेद के जो रचने वाले थे, जिस तरह का भाष्य सामने आया है आर्य समाजियों का, मैं तो आपको यकीन से कहूं, मुझे लगता है कि ये लोग संडास में बैठ के भाष्य सोचते थे। इस तरह का दिमाग तो खेतों के अंदर टटी करते हुए ही चलता है। यानी एक मुझे लगता है कि ऋषि साहब जो हैं, जिन्होंने ये भावार्थ लिखा है, वो कहीं
पटरी के पार खेतों में टटी करने के लिए और मूत्र करने के लिए गए होंगे और वहां रश होगा, लोग खड़े होंगे, उनकी टटी फंस गई और उनका मूत्र भी फंस गया। या हो सकता है किसी पब्लिक टॉयलेट में गए हों और आगे से अंदर से ऑक्युपाइड हो, कुंडी लगी हो और उनकी टट्टी, उनकी लेंडी बॉर्डर के ऊपर आकर ऐसे लटकने लगी। धोती के अंदर से उनकी लेंडी इस तरीके से उनकी मोरी के बाहर ऐसे छन छन करके, जैसे कछुआ अपनी खोपड़ी के अंदर से मुंडी निकालता है, ऐसे उनकी लेंडी इनके पिछवाड़े के अंदर से सर निकाल रही थी। अब वो फंस गई थी और उसी समय वेद की उत्पत्ति होने लगी। अब ऊपर से उत्पत्ति और नीचे से खपत्ति दोनों बॉर्डर पर आ गई। अब ऐसी सूरत में उनके पास केवल एक ही पोपाय था कि वो वहीं टटी भी करते और वेद का भावार्थ भी करते। तो वो वहीं बैठ गए और उन्होंने भावार्थ लिखा कि जैसे इस ऋषि मुनि की टटी निकलने से और हग देने से सुख प्राप्त हुआ है, हो आर्य समाजियों, तुम भी समाज से अपनी टटी को निकाल दो, हग दो, हग दो, हग दो। वेद का भाष्य तैयार। यार मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गया। वेद का भाष्य तैयार। यार मेरी बात सुनो, अपनी ईमानदारी से बताओ, कितने आइडियाज हैं लोगों को संडास के अंदर आते हैं। इस भावार्थ को सामने रखें और मुझे बताएं कि जो मैंने नक्शा खींचा है कि लेंडी बॉर्डर पर आकर टट्टी निकलते हुए वेद का भाष्य लिख दिया, मुझे बताओ ये सिनेरियो इस पे फिट बैठता कि नहीं बैठता आपके सामने। ये देखिए, दोबारा पढ़ ले। जैसे शरीर में रुका हुआ सारहीन मल विशेष मूत्र अर्थात प्रस्त्राव क्लेश हो देता है, यानी आपको तंग करता है, और उसके निकाल देने से चैन मिलता है, वैसे ही मनुष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक शत्रुओं को निकाल देने से सुख पाता है। ये आपके सामने। तो यही वो रेफरेंसेस हैं जिनको देखने के बाद आर्य समाजियों की माताएं बांझ हो जाती हैं और बांझ होकर वो इस किस्म का डांस करती हैं। आपकी स्क्रीन पर सर, कृपया स्क्रीन पर। हाँ जी, आपने देख लिया जी, आगे समझ जी। अब मैं कर रहा हूं लिंक ओपन। वैसे कुछ और चीजें भी हैं अभी बड़ी मजे की जो मैं बताना चाहता था, मगर उस रेफरेंस को मैं फिर आगे ले जाता हूं। तो अभी मैंने 3 रेफरेंसेस रखे हैं, 3 पॉइंट्स हैं। वैसे तो पॉइंट्स तो बहुत हैं प्रश्न, मगर बेसिक। नंबर 1, चांद सूरज, इसके ऊपर मनुष्य रहते हैं, पूरी डिटेल से मैंने आपको ओरिजिनल किताब से दिखाया। नंबर 2, ये बड़ी बड़ी गोटियों वाली, बड़े बड़े बॉल्स वाली, ठीक है जी, ये कौन सी जीव है, इसका कुछ सबूत हमें दे दें, ठीक है। और नंबर 3, ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि हगने से ये वेद का भावार्थ, ये किसने ये गंदा और अश्लीलता से भरा हुआ ये भावार्थ आर्य समाजी कर रहे हैं, इसकी साइंस मुझे समझाएं। ये तो सिर्फ वही भावार्थ कर सकता है जिसको कॉन्स्टिपेशन हुई हो, कब्ज हुई हो। तो क्या आर्य समाजियों को कब्ज रहती है कि जैसे ही इनका गोबर पेट से, पिछवाड़े से निकलता है, इनको चैन आता है? तो ये बड़ा जरूरी था, ठीक है ना जी। ये 3 पॉइंट आज हमने रखे हैं और करीबन करीबन आज जो हमने 1 घंटे से पहले ही करीबन 50 मिनट्स के ऊपर हमने इसको समाप्त कर लिया है। पॉइंट्स कुछ आगे भी हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उनको अभी के लिए हम स्किप करते हैं। अगर कोई बात हुई तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है ना। लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक। तो इनको आज के बाद जब भी ये आवाजें हग कहेंगे ना, तो अथर्वा वेद का ये मंत्र आपने इनको चिपका देना है। इनको कहो जी, एक अथर्वा वेद 136, अथर्वा वेद 136 आप पढ़ लें, आपको जवाब मिल जाएगा कि हम हगते क्यों हैं, ठीक है ना जी।
लिंक फॉर आर्या समाजीज एंड हिंदूज, ठीक है ना जी, उनको भी ले लेते हैं ना। लिंक जो है जनाब पब्लिक हो गया। आजो जी, आजो आजो दोस्तों, आजो यार, इस लिंक को पकड़ लें आप, ठीक है ना जी। और आ जाए, कोई दोस्त आ जाए जिन्होंने आना है। मैं इसको पब्लिक ओपन कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको लैपटॉप को जो है ना चार्जिंग पे भी रख लूँ। लो दोस्तों, मैं लैपटॉप तो बैक साइड पे चला जाएगा और मैं फोन से अभी ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि अभी जितनी फिर गुफ्तगू होगी वो जनाब हम फोन से आ जाते हैं, ताकि हो जाए सुकून से। और अगर किसी को कोई रेफरेंस वगैरह चाहिए होगा तो फिर लैपटॉप हम साइड पे कर देंगे। और अभी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, किधर गया, हाँ ये, इसको करते हैं। जी, अब आपको फोन से आवाज आ रही होगी ना जी, और ठीक हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ना अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने थे, वो मैंने कर लिए हैं, ठीक है जी। उस पर कुछ सनातनी दोस्त आना चाहते हैं, वो आ जाएं। मुझे पीछे मुसलमान नजर आ रहे हैं दोस्तों, मुसलमान को मैंने लेनी नहीं है। लिंक के साथ लिखा हुआ है, तो स्टेज छोड़ दें, जगह बनने दें। मैं एक एक बार जिन आईडीज को साइड पे करूंगा, हाँ मुसलमान चले जाए, मुसलमान को मैंने लेने नहीं है मेरे दोस्तों। बैन हो जाएंगे आप, बैन हो जाएंगे, मुसलमान ज्वाइन ना करें। फेसबुक के ऊपर शेयर करें जी, ठीक है जी। इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें, इसको ग्रुप्स के अंदर डालें, इंस्टा के ऊपर डालें। आर्या समाजियों को खासतौर पर टैग करें, क्योंकि आर्या समाजियों से हमने पूछना है। इनकी माओ ने अगर इनको मांस खिलाया है बैल का, ठीक है जी, और इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी शक्ति मौजूद है जी, शक्ति कपूर वाली नहीं, बल्कि विज्ञान विद्वान वाली, है जी, सॉरी विद्वान वाली, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये आए। और ये तकरीबन 8वां अध्याय, 8वीं एपिसोड चल रही है, कि जिसके अंदर मैं इनका इंतजार कर रहा हूं कि ये आए, ये नहीं आए। मुझसे पूछें, मुझसे पूछें कि यार ये बड़े बड़े चैलेंज कर रहे थे मार्केट के अंदर, आ नहीं रहे। आप खुद सोचे ना, अभी मैं बैक स्टेज देख रहा हूं, आ ही नहीं रहा कोई, कोई दमखम ही नहीं है। अब ये विवेक भाई आ गए, ये हमारे सीधे साधे से भाई हैं, शरीफ आदमी है ये विवेक भाई जो है। अब इसके साथ क्या बहस करूंगा मैं। विवेक भाई कैसे हैं? वेद का भाष्य तैयार। हेलो, विवेक भाई, जी जी विवेक भाई, हाँ सर, वेद का भाष्य तैयार। तो आवाज पीछे सुनाई दे यूट्यूब रही बंद मेरी? कर, जी 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 यूट्यूब बंद कर दे भाई। हाँ सर। जी 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 यूट्यूब बंद कर दे भाई। अरे सर, आप तो महान आत्मा है, महान आदमी है, और कॉमेडियन इतने अच्छे हैं कि सुन सुन के आपकी स्टीम मजा आ जाती है। जबरदस्त, और आपने जिंदाबाद। 3 टॉपिक रखे हैं, और तीनों टॉपिक आप शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं, और इतने कॉमेडी में आप वर्णन करते हैं कि समझ लीजिए कि सुन सुन के मुझे बड़ा आनंद आया है। और अच्छा, आपके मैं मेरे बात मेरे जो आप साथ रहिए थ्रो विवेक है, भाई। जो बात का आप थ्रो जी करते जी हैं, जी जी बहुत ही विवेक खूबसूरत भाई, करते हैं। एक्चुअली विवेक भाई, आप किसी बात का विवेक भाई अर्थ मेरी समझ आवाज आ नहीं रही, पाते हैं। आवाज आ रही है मेरी कि चबड़ चबड़ करना है, मेरा भी सुनना है, या बक बक करनी है, मुझे ये बता दें। क्योंकि अगर बक बक करनी है तो भाड़ में जाओ, मगर अगर बात सुननी है तो तरीके के साथ। अब मैं तुम्हारे सामने रखने लगा हूं, बात सुन रहे हो मेरी? यूट्यूब बंद कर देना, आवाज इको हो रही है, मैं क्या बात करूं तुम्हारे साथ, आवाज ही इको हो रही है। यूट्यूब अगर चल रहा है उसको बंद कर दो, हेडफोन्स वगैरह लगाए हैं उनको निकाल के चेक कर लो, एक बार देख लो, इको ना आए। ये देखो, अब मैं बात क्या करूंगा यहाँ पे,
हेलो, अब मैं बात क्या करूंगा यहाँ पे? लो, अब आवाज कटना शुरू हो गई है। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। वो खुद ही चला गया। ओ यार, ये खोती दा पुत्र तू फिर आ गया। भज जा इथों, उल्लू दा पठिया वक्त जाया कर रहा जाना। चल उठ, उठ, उल्लू दा पठा। चल, टाइम होता है जिस वक्त आते नहीं उधर टाइम जाया करने आ जाता। भाग यहां से, झोपड़ी के। निकल जा यहां से, दफा हो जा। किसी काम के बंदे को भेज। टाइम नहीं जाया करना यहां पर बैठे। किधर आ रही है समाजी? हाँ जी। अभी उसकी आवाज इको हो रही थी, कह रहा था जी मुझे बड़े आप कॉमेडियन हैं, कॉमेडियन हैं, तो बेटी की शादी पे बुला लेना मुझे। हैं? अपनी बच्चियों की जब शादी करोगे तो इस कॉमेडियन को बुला लेना। स्टैंड अप साथ कॉमेडी करूंगा। स्टैंड अप कॉमेडी, समझ गया? तो मुझे बुला लेना उसके ऊपर। अभी तुमसे ही पूछने लगा था कि जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ो। ये जी आप शब्द का अर्थ ही नहीं समझते तो आर्या समाजी मूर्ख हैं जिन्होंने ये अनुवाद और भाष्य किया है। बता ना भाई, बता तो सही। आ, तो मकसद कहने का ये है कि कॉमेडी आपको बड़ी भाई, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा। बेटा, बेटा कॉमेडी ऐसी होती है कि आपको मजा भी आए और दर्द भी हो मगर कर कुछ ना पाए। हाँ जी। आपको, वो कहते हैं ना, वो डायलॉग भी था एक बड़ा मजे का। वो कहता है इतना तोड़ के इतना चीर फाड़ के रख दूंगा कि तेरी आत्मा सब कुछ देख रही होगी मगर घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं यहां आर्या समाजियों को कहता हूं कि तुम्हें इस तरीके से चीरूंगा दलाइल के अंदर, ऑब्वियसली प्रमाण, उदाहरण, शास्त्र, जी, एविडेंस, कि तुम देख रहे होगे मगर घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। घंटा, मेरा घंटा 12 बजे वाला, ठीक है ना जी? मेरा 12 बजे वाला घंटा हिलाते रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। समझ आ गई? आर्या समाजी तो घुस कोई नहीं रहा, मैं किसको घंटा पकड़ाऊं अपना? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। तो बेटा आप लोगों के बस की गेम नहीं है ये। इस्लाम पर भौंकना, झूठ बोलना और पॉलिटिक्स के बलबूते के ऊपर मुसलमानों को दबाना, नेशनल न्यूज पर पैसे देकर पहुंचना और एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाना और अपने अपने चैनल पर बैठकर डुगडुगी बजाना, ये बड़ा आसान काम है। ये बड़ा आसान काम है। मगर जब अपनी विचारधारा और अपने धर्म की रक्षा की बात आती है, तुम जैसे बेटा वहीं पर जाते हो जहां से सर निकला होता है, वहीं पर जाते हो, फिर मैदान में नहीं निकलते। अभी देखना, ये शेर की धाड़ देख, शेर की चाल देख, अपना मलाल देख, अल्लाह का कमाल देख। ये मैदान के अंदर है ही कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हुआ हूं, है ही कोई नहीं। किधर हैं? बस वो सारा जीवन तैयारी इस्लाम पर भौंकने की थी। अपने धर्म की रक्षा किस समय करनी थी, किस जन्म में करनी थी? बेटा कल युग है, युग शुग खत्म हो गए, आगे ये आखिरी युग चल रहा है, इसी में करना था जो करना है। ये युग गया, इसके भी पता नहीं को 5,000 साल चले गए हैं। हाँ नहीं, जो 6,000 साल एस्टिमेटेड। हाँ जी, कलयुग के भी मेरे ख्याल से कुछ 6,000 साल तो चले गए हैं, एस्टिमेट 5,500-6,000 शायद, 6 एस्टिमेटेड। तो कलयुग खत्म हो जाएगा तब क्या करना है? कलयुग का असुर स्वयं मौजूद है, काल छा चुका है, वबाल आ चुका है। हैं? तुम किधर हो? किधर हैं धर्म के रक्षक? किधर हैं योद्धा? किधर हैं धर्म रक्षक? हैं जी? है ही कोई नहीं, मैं कल्ला बैठा हुआ, मुझे मिलता ही कोई नहीं।
है, मेरे पास आता ही कोई नहीं।